आज हम पढ़ेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो है सेकेंड चैप्टर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का। सो फर्स्ट में हम लोग एक ओवरलुक देख देते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 3 जो रीजंस थी जो हमने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हमने जो 3 रीजन सोचे थे वो जो फर्स्ट रीजन है वो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में उस रीजन को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। सो इस चैप्टर में क्या है, नेशनल यूनिटी वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमने देखा था जो फर्स्ट रीजन था वो था क्या था कि सबको एक साथ लाना है, ब्रिंगिंग द यूनिटी अमंग द पीपल। जैसे हम जानते हैं कितने सारे स्टेट्स थे और कितने सारे प्रोविंसेस थे, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस है इनको एक साथ लाना ही यूनिटी बिल्डिंग था। ओके, इंडिया इतना एक बड़ा सा कंट्री है और इतनी सारी डाइवर्सिटीज है, तो उसको एक साथ लाना वाज अ वेरी बिग डील। और उनको एक साथ लाना मतलब है एज अ कंट्री काम करने के पहले सबसे बड़ा काम क्या होता है, हमने किसके लिए लड़ा था। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि हमारा जो फाइट था, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज फॉर डेमोक्रेसी। फ्रीडम स्ट्रगल वाज डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के वजह से ही हमने अपना जो इतना लंबा जो 100 इयर्स का फ्रीडम स्ट्रगल है वो लड़ा था। ठीक है, सो डेमोक्रेसी के लिए हमने ये फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा था। और इसी डेमोक्रेसी को हम कैसे प्रूव करेंगे, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म टू प्रूव अ कंट्री इज डेमोक्रेटिक, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। सो यहीं पे आता है डेमोक्रेसी से क्या आएगा, इलेक्शन। डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन, मोनार्की तो नहीं है, डिक्टेटरशिप तो नहीं है। सो उस कंट्री में जो पीपल है वही डिसाइड करेंगे कि उनके रूलर्स कौन होंगे। मतलब बेसिकली द अल्टीमेट रूलर्स आर आवर्स, द जनरल पीपल, बट उनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं इन अ डेमोक्रेसी, और उसको चूज करने का जो प्रोसेस है उसे इलेक्शन कहते हैं। So just imagine as in a vast country like India, जो फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट करना कितना बड़ा एक डिसीजन होगा। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबको यूनाइट करना पड़ेगा। सेंसस तो पहले से ही होता था, लेकिन सेंसस में जब उन्होंने नाम ढूंढने की कोशिश की तो सबसे बड़ा ब्लंडर दिखा कि जो विमेंस थे, ओके, मेल्स के नाम तो सब दिए हुए हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ये मिस्टर वो, लेकिन जो विमेंस का था नाम वो ऐसे डिनोट किया गया था, डॉटर ऑफ मिस्टर, जो टाइटल है उनका, या वाइफ ऑफ मिस्टर ये। तो इसी वजह से उनको जो नाम एनरोल करना था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि इंडिया ने सोच लिया था कि हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ही अपनाना है। तो उसको अपनाने के लिए यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, all the people above the 18 years of age has the right to vote. So उसके वजह से इन्होंने क्या किया कि अभी हमको सबका नाम एनरोल करना है, और एनरोल करने के वक्त ये सब प्रॉब्लम्स आने लगे। उन्होंने किया कि उन्होंने कहा इंडिया में इतने सारे, देखिए ये एक प्रॉब्लम है, पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, ये सभी चीज़ें एक एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या सोचा कि पॉलिटिक्स इज द ओनली वे ऑफ सॉल्विंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। मतलब आप किसी भी एक प्रॉब्लम का नाम लीजिए, पॉवर्टी, ठीक है, पहले के दिन तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी ना, अंडर डेवलपमेंट, तो इसीलिए इन सब की का जो सोल्यूशन है वो पॉलिटिक्स ही आएगा। जैसे अभी जैसे इतने सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स है, तब भी इतने सारे ही पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, लेकिन उन पे राज कौन करता था, एग्जैक्टली कांग्रेस। ओके, उस टाइम बीजेपी नहीं था, लेकिन इस टाइम था जो भारतीय जन संघ, जो बीजेएस है,
जहाँ जिससे जो बीजेपी का फॉर्मेशन एक्चुअली हुआ है, और देन सीपीआईएम, तो हम जानते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद मार्क्सिज्म, लेनिज्म, बहुत सारे, फिर स्वतंत्र पार्टी, ये सारी पार्टीज उस टाइम में थी और इन्हीं के साथ एक दूसरे पार्टी का टकराव होता था कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने बोला एक प्रॉब्लम है अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी, तो हर पार्टी अपनी मैनिफेस्टोज रेडी करती थी, तब भी करती थी, अब भी करती है। जैसे इंडिया में प्रॉब्लम है वाटर रिलेटेड, कोई भी एक प्रॉब्लम है तो हर पार्टी उसको लेके अपना एक मैनिफेस्टो रेडी करती है और उससे हम लोग, जो पार्टी हमको ज़्यादा अच्छे मेजर्स और वो देंगे तभी हम लोग करेंगे। तो वो तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था ना, उस टाइम तो हमने किसी को नहीं पता है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी, लेकिन तब भी कौन सा पार्टी जीता? कांग्रेस। सो यही है, तो आप नाम ही देख सकते थे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एंड दैट पार्टी इज कांग्रेस, मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनका जो काम था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, प्लीज डोंट कंपेयर दैट कांग्रेस विद दिस कांग्रेस, ओके। सो बेसिकली उनका जो काम था इंडिपेंडेंस के टाइम में, मतलब सबसे बड़े हीरो इंडिया के थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने जो अपने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना काम दिखाया, वो काम से ही आधा से ज़्यादा लोग, आधा मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे, तो नोट्स तो उन्हीं को मिलने थे। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। और ये एरा कैसे गया वो आप देखेंगे बाद में। सो फर्स्ट मैंने जैसे बोला पॉलिटिक्स ही सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन था। देन कम्स सुकुमार सेन। Okay, Sukumar Sen is the name that you have to remember. He was the first chief electoral commissioner of India. Okay, ये बने थे 1950 में चीफ इलेक्शनल कमिश्नर। तो फर्स्ट में यही सोचा गया था कि 1950 में ही हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन करेंगे, सोचा गया था। बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद उसको सबको रेडी करते करते 1 साल ऑलमोस्ट लग गया उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो अब क्यों 1950 में, हमको तो 47 में मिला ना इंडिपेंडेंस, तो इतना देर क्यों? इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने में इतने साल लगे। सो बेसिकली ये अडॉप्टेड किया गया था 26 नवंबर 1949 और साइन किया गया था 26 जनवरी 1950, which is also called as Republic Day. Okay, this day is called as Constitution Day. And this day is celebrated as, obviously सब जानते हैं, Republic. इवन ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड किया गया था एंड साइन होने में। और बहुत लोग ये पूछेंगे क्यों 26 जनवरी, लाइक जब हो ही गया था नवंबर में, इतना टाइम क्यों लगाया भाई हमने? क्योंकि 26 जनवरी वाज दैट डे जब सबसे पहले जो स्वराज का झंडा लहराया गया था। ओके, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम स्वराज, हमने सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे के अपनी इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने सबसे पहले उसी दिन एक आवाज़ उठाई थी बोलने से कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। सो उसी दिन क्या हुआ था, उस दिन का जो एक इम्पोर्टेंस को हमें रखना है फ्यूचर में भी। पहले तो का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, कुछ भी एक मेमोरेबल डे नहीं रख सकते हैं। सो इसीलिए उस दिन को सारे इंडियंस याद रखे। फर्स्ट मोटिव तो उसी दिन आया था ना कि स्वराज का, तो इसीलिए क्या हुआ, इस डेट को ही हमने क्या रखा, अपना रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त को मिल गया, लेकिन 26 जनवरी को हमने क्या किया, रिपब्लिक डे बना दिया। तो इसीलिए उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको लिखा ही है, आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। ओके, हर जगह में, हर प्रोविंस में इलेक्शन करना है और वी हैव टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी वन गेट्स द राइट टू वोट। ओके, उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्शन मशीन्स जो है
वो नहीं थी, तब क्या था, बैलेट पेपर्स। ओके, सो उस टाइम बैलेट पेपर्स थे, उस टाइम बैलेट पेपर्स यूज किए जाते थे इंस्टीड ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है, इलेक्ट्रिक जो मशीन है उसके जगह में क्या यूज किया जाता था, बैलेट पेपर्स। और उसी लिए आप सोच सकते हैं कि लाइक इतने सारे लोगों का करना है, और हम तब तक इतने ज़्यादा सिविलाइज, हमको पता ही नहीं था कि, जो सच बात है, हमको पता ही नहीं था कि कैसे हमको किसी को वोट देना है। तो इसीलिए क्या हुआ, प्रोविंशियल इलेक्शंस तो हुए, लेकिन ये पूरे इंडिया की बात है भाई, कोई एक प्रोविंस नहीं है, पूरा इंडिया है। तो इसलिए इसका टाइम आप देख ही सकते हैं कितना लग गया, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। सो एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम लग गया था सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके इलेक्शन करवाने में। अब देखते हैं कि कितने जो वोटर्स थे, एलिजिबल वोटर्स थे उस टाइम। सो बेसिकली 17 करोड़ वहाँ पे एलिजिबल वोटर्स थे। हाँ, 17 करोड़ वोटर्स, उनमें से जस्ट 15% इलिटरेट नहीं, लिटरेट के जस्ट 15% लोग उसमें से लिटरेट थे। तो आप समझ ही सकते हैं क्या हालत होंगी उस टाइम इंडिया की। लोग लिटरेट नहीं थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, और उस टाइम बेसिकली बैलेट पेपर्स वहाँ पे लिख के देना पड़ता था। ओके, लाइक बैलेट पेपर्स यूज हुआ करते थे, नॉट ईवीएम्स, जस्ट बैलेट पेपर्स। और उनमें से 3200 एमएलएज थे। ओके, तो यहाँ पे एक इंडियन एडिटर ने कहा था, इट इज द बिगेस्ट गैम्बल ऑफ हिस्ट्री। ओके, ये हो ही नहीं सकता, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो। इवन जो ब्रिटिश मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस के, उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। ओके, कि सबको लगा था कि लाइक अरे यार ये तो एकदम बिगड़ जाएगा, सबको समझ में आ गया था कि ये फालतू हो जाएगा, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। हर कंट्री, मतलब ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को एकदम अच्छे से कर दिया। तो सबने कहा था कि नहीं, पहले लिटरेट्स को वोट करने के लिए दो, इलिटरेट्स क्या ही समझेंगे, वो जो तो जैसे तैसे को वोट कर देंगे, अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा सक्सेस हुआ, और हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को प्रूव करने में, और विद द हाई अमाउंट ऑफ इलिटरेसी, हमने इसे एक बिग सक्सेस ऑफ इंडियन नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में दिखाया कि हम वर्ल्ड के फर्स्ट कंट्री बने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इतने अच्छे से हमने इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया है, दैट इज GE इज जनरल इलेक्शन। सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में वहाँ पे 489 सीट्स थे। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर का नाम क्यों आया है, डोमिनेंस किससे आया है, वो यही बात है, यही बात आप अच्छे से देख लो, ठीक है। सो वहाँ पे सीट्स कितने थी, 489 सीट्स। उनमें से 364 सीट्स ही कांग्रेस के पास था, ठीक है। और जो उनका जो सेकंड, मतलब जो अपोजिशन पार्टी, माइनॉरिटी जिसे बोलेंगे, ठीक है, जो बिगेस्ट माइनॉरिटी थी, उनके पास जो CPI थी, उनका सीट पता है कितना था, 16। जस्ट इमेजिन, ओके, 364 और 16, इस तरीके से फिगर्स आते थे। यहाँ पे तो भाई यार जो मैजिक नंबर उससे एक बार उठ जाए, इतने साल बाद जब बीजेपी आया तभी पूरा विदाउट एनी कोलिजन गवर्नमेंट इनको मिला, ठीक है। लेकिन उस टाइम आप देखिए इनको सीट्स कितना मिला था, और CPI को सीट्स जस्ट 16। लाइक ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंस है वो तो एक छाप छोड़ के जाएगा ही उस टाइम, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल है इंडिया के इंडिपेंडेंस में। और अब किसी और बात का रेफरेंस उनके पास था नहीं, तो इसी से रेफरेंस देखेंगे। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं किसी भी एक पार्टी को वोट देने के पहले पास्ट ईयर्स में उनका काम कैसा था, उस हिसाब से हम लोग वोट देते हैं।
लेकिन यहाँ पे तो भाई पास्ट ईयर्स में कांग्रेस ने एकदम छक्के उड़ा दे के रखे थे, कांग्रेस ने भगाया। सबके दिमाग में एक ही बात है कि कांग्रेस ने भाई भगा दिया, हमको इंडिपेंडेंस दिया, अब इट इज अ गिफ्ट फॉर देम फॉर आवर इंडिपेंडेंस। इसी वजह से आप देख सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक बार नहीं कि इलेक्शन हर 5 साल के बाद होता था, तो बस एक बार नहीं, लगातार 3 बार। ओके, यहाँ पे 494 सीट्स बढ़ गए थे उस टाइम से, 494, यहाँ पे भी 371, फिर 494 सीट्स में भी 361 सीट्स। ओके, कंस्टेंटली 3 बार, ओके, 3 बार कांग्रेस जीती मतलब बहुत धमाकेदार एंट्री से ये जीती। और दिस इज द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मतलब 15 साल इन्होंने कंस्टेंटली राज किया, किसी को आने, मतलब कोई चैप्टर में था ही नहीं। मतलब इनके पास वोट्स कितने थे आप देख सकते हो, ओके, क्योंकि उस टाइम कोई पार्टी इतने अच्छे से अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पाई थी जितना कांग्रेस ने अपने आप को प्रूव किया था। तो अब हम देखेंगे जो सबसे हमने अभी देखा है नेशनल लेवल में कांग्रेस जीती थी, लेकिन अब हम देखेंगे जो स्टेट लेवल्स में। ओके, नेशनल तो मतलब जो सेंट्रल पावर जो था वो तो था ही कांग्रेस के पास, लेकिन स्टेट में भी हर एक स्टेट में कौन जीता? यस, कांग्रेस। सिर्फ केरला में सीपीआई गवर्नमेंट आई। ओके, बाकी सारे स्टेट्स में कांग्रेस का एक बहुत ही बड़ा विक्ट्री था, और मतलब पूरा जो सिस्टम है कांग्रेस के हाथों से ही चल रहा था। ओके, अब सीपीआई जीती केरला, इससे हमें एक बात समझ में आता है कि ये कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक था। वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उन्होंने अच्छा काम किया था, इसीलिए जो केरला के लोग थे उन्होंने किसको चूज किया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक फॉर्म था, लेकिन किसी को फोर्स कुछ नहीं किया गया था। सब लोगों ने अपना जो मन था अपने हिसाब से उन्होंने दिया, और इंडिपेंडेंस बेसिकली इसका पूरा जो इनपुट है, जो रिजल्ट है, वो सब कुछ आउटपुट आ रहा है, वो सब कुछ आ रहा है हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से। देन यहाँ पे जो डिफरेंट पार्टीज थे, ओके, emergence ऑफ अपोजिशन पार्टीज आई। ओके, अब जीत तो गया, कांग्रेस जीत गया, लेकिन उस साइड अब इलेक्शन तो कोई एक पार्टी नहीं लड़ सकता है ना, अपोजिशन पार्टीज होनी पड़ेंगी हमारे पास। जैसे अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि नहीं भाई एक ही ऑप्शन है, वन पार्टी सिस्टम तो इंडिया में नहीं होने वाला है जैसे चाइना में है, हम लोग को मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए। तो इसी वजह से हमारे पास ऑप्शन, डेमोक्रेसी मतलब तुम्हारे पास एक से या 2 से ज़्यादा पार्टीज। ओके, सो बेसिकली एक से ज़्यादा पार्टीज तो अपने पास होने चाहिए। और इंडिया में पॉलिटिक्स तो इंडिया के जहन में है यार, मतलब महाभारत से पॉलिटिक्स चलती आ रही है, तो होगा ही। तो बहुत सारे पार्टीज यहाँ पे फॉर्म हो। तो सबसे पहले आता है EMS नामवोतीपन और AK गोपालन, मतलब ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज फाउंडर्स एंड लीडर्स, ग्रेट लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्टार्टिंग तो रशियन जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन है उसी से हो गया था। तो इस टाइम जो नामवोतीपन और AK गोपालन, ये इंडिया में कम्युनिस्ट विक्ट्री, फर्स्ट लाइक बहुत बड़ा विक्ट्री था कि डेमोक्रेसी में एक कम्युनिस्ट पार्टी का विक्ट्री होना। ओके, रशिया में भी डेमोक्रेसी नहीं थी और ना ही चाइना में डेमोक्रेसी थी। ओके, फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो ना रशिया में थी ना चाइना में थी, तो डेमोक्रेटिक वे में कम्युनिस्ट पार्टी का जीतना वाज अ बिग विक्ट्री फॉर देम आल्सो इन केरला। ओके, देन इट कम्स द आचार्य नरेंद्र देव का सोशलिस्ट पार्टी। इट वाज फॉर्म्ड इन 1948। ओके, बेसिकली ये इसका फॉर्म तो हो गया था 1934 में ही कांग्रेस के अंदर। उसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ओके, लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद ये रूल आया कि भाई एक पार्टी में तुम लोग के 2 ग्रुप्स नहीं बना सकते, पार्टी एक है तो सबकी आइडियोलॉजी एक होगी। मतलब कांग्रेस का आइडियोलॉजी अलग था और इसकी सोशलिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी अलग था। सो दो
आइडियोलॉजीज में एक पार्टी में रह के तुम कर नहीं सकते हो। इसीलिए क्या हुआ, आचार्य नरेंद्र देव जो कि बहुत बड़े कांग्रेस लीडर थे ओके इंडिपेंडेंस के टाइम में, उन्होंने क्या किया, अपने पार्टी को स्प्लिट कर लिया और उनका नाम दिया सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 1948 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद आता है बीजेएस, दैट इज भारतीय जना संघ, जिसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हुआ था 1951 में। सो बीजेएस इज नाउ बीजेपी ओके, मतलब बहुत पार्ट्स होने के बाद इट्स फाइनली नाउ रिवोल्यूशनाइज्ड एज बीजेपी। सो पहले बीजेएस बिफोर इंडिपेंडेंस वो चलाता था जो हिंदुत्व के बारे में, बेसिकली इट्स स्लोगन वाज पूर्ण हिंदुत्व, और यहीं से आया RSS ओके। बीजेएस के यहीं पे जो पार्टीज थी वहां से RSS होता है, और RSS ही क्या करते हैं, पूर्ण हिंदुत्व के कैंपेन्स चलाते हैं उस टाइम। यहाँ पे मतलब लाइक RSS was not a party but it was a group of people okay। तो उस टाइम से ऐसे करके ये चला। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा का जो रिवोल्यूशनाइज नाम हुआ ओके, तब तो हिंदू महासभा हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि इट्स अ सेक्युलर कंट्री, इसीलिए यहाँ पे नाम पड़ा उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दैट इज RSS। देन आता है हमारा स्वतंत्र पार्टी, जिसके फाउंडर एंड लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर वाज C राजगोपालाचारी, और इसका फाउंड किया गया था 1959 में। सो ये सब जो पार्टीज थी ओके ये ऑपोजिशंस थी। एक पार्टी से तो पूरा लाइक डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट हम नहीं चला सकते, सो वी नीड अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ओके। अब आपको अपने बुक में एक ड्राइंग मिलेगा, लेट मी शो यू दैट, पेज नंबर 40 में आप खुद भी देख सकते हैं दिस ड्राइंग, आई होप यू कैन सी दिस। एक यहाँ पे है टग ऑफ वॉर। सो बेसिकली इस ड्राइंग में आप देखेंगे कि एक पेड़ है ओके, ये जो पेड़ है इस पेड़ में आप देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू मतलब ये कांग्रेस पार्टी होगी ऑब्वियसली, और नीचे से यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। सो उस टाइम ये कहा गया है कि कांग्रेस सिस्टम कितना ज़्यादा पावरफुल था। आप देख ही सकते हैं कि कांग्रेस सिस्टम इतना ज़्यादा, कितने सारे सीट्स थे ओके। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में उनके पास 364 सीट्स थे, और अगर सारे ऑपोजिशन जा भी गए, एक साथ मिल भी गए, फिर भी उनसे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ओके। जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो फॉर्म करने के बाद अगर सारे ऑपोजिशन एक साथ आ गए फिर भी वो नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम बोलेंगे कि अभी जो रिसेंटली बीजेपी को फुल मेजॉरिटी में उन्होंने जीता है, एक फुल फ्लेज मेजॉरिटी मिला है, उससे पहले लास्ट जो 61 में ही हमको मिला था फुल मेजॉरिटी में। उसके बाद से सब कोलिशन गवर्नमेंट्स को ही फुल मेजॉरिटी मिला, एक सिंगल पार्टी को कभी फुल मेजॉरिटी नहीं मिला। तो इसीलिए कहा गया है कि देखिए मतलब कांग्रेस का कितना पावर है, इतने सारे गवर्नमेंट्स एक साथ कोलिशन भी अगर बना ले, मतलब सपोज लाइक CPI, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, बीजेएस सब एक साथ मिल भी जाए, इंडिपेंडेंट को भी अगर आप लोग मिला लो फिर भी नहीं जीतेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा सीट्स थे ओके 364, इतने ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स थे कांग्रेस के पास, और इसीलिए दिस वाज कॉल्ड द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। लाइक फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन और थर्ड जनरल इलेक्शन, उस टाइम तीनों इलेक्शन में अगर सारे कोलिशन मिल भी जाए फिर भी वो लोग अपना एक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड जनरल इलेक्शन में बहुत मतलब जो हीरो थे, मेन हीरो इंडिया के सबसे ज़्यादा बड़े, सबने मान लिया था बिकॉज उनका फ्रीडम में रोल ही ऐसा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उनका इतना ज़्यादा उन्होंने अपना रोल दिखाया इलेक्शंस में, इसीलिए इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने इतना डेवलपमेंट हमारे करने में, और जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट इसमें तो यूनिटी का बात आया, लेकिन इसके बाद डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया का हम ऐसा भी पढ़ेंगे। तो
उनके जो प्लान्स थे, यही प्लान्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन में हम लोग देखेंगे सोनली इंडिपेंडेंस के ऊपर हुआ, लेकिन उसके 5 साल बाद भी हम लोग ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं, लेकिन उन्होंने 6 मंथ्स पूरे कैंपेन्स किए। हर पार्टी के हाथ में 6 मंथ्स टाइम था अपना कैंपेनिंग करने का, और वही टाइम उन्होंने क्या किया, कैंपेनिंग किया पॉलिसीज को लेके, जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा देना है। सो इस चैप्टर में बस इतना ही। आप लोगों को अगर कोई और भी क्वेरीज होंगे और कोई क्वेश्चंस होंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो हिट मी अप इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।